आमतौर पर ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है, बिल्कुल। किसी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह। हाँ, मतलब एक सफेद और काले का भेद होता है वहाँ। राइट। किसी की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी लाइन साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस इशारा करके कहता है कि देखिए ये रही प्रॉब्लम, इसे ठीक करना है। सच में ऐसी स्थिति में इंसान को तसल्ली मिलती है। हम सबको ऐसी चीजें पसंद है जो साफ दिखाई दें, जिन्हें किसी निश्चित कैटेगरी में रखा जा सके। टूटा है या नहीं टूटा है, बात सीधी होती है। बिल्कुल। लेकिन फिर जब हम बैंकिंग, फाइनेंस और खासकर ये जो बैड लोन्स यानी खराब कर्जे की दुनिया में कदम रखते हैं ना, हाँ। तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एक आम इंसान की नज़र से देखें तो हम एक ऐसे फाइनेंशियल लैंडस्केप को देख रहे होते हैं जो बहुत ही धुंधला और उलझा हुआ है। सही बात है, वो नंबर्स का जाल लगता है। और यही वजह है कि आज हम उन दस्तावेजों की गहराई में उतरेंगे जो इस विस्तृत चर्चा के लिए हमारे सामने रखे गए हैं। हमारे पास आरबीआई की IRACP गाइडलाइंस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA और प्रोविजनिंग से जुड़े नियम हैं, और साथ ही पंजाब नेशनल बैंक, जिसे हम PNB कहते हैं। हाँ PNB, उसकी बैलेंस शीट के कुछ रियल वर्ल्ड डेटा पॉइंट्स भी हैं हमारे पास। और देखिए, ये दस्तावेज ना अपने आप में बैंकिंग सिस्टम का एक्सरे ही है, बस इन्हें पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और हमारा मिशन आज यही है, हम इस गहरे विश्लेषण में इन जटिल नियामक दस्तावेजों को खोलेंगे ताकि आसान भाषा में ये समझ सकें कि आखिर बैंक कितना मुनाफा कमाते हैं और कैसे एक बुरा लोन उनके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव को अंदर ही अंदर खा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक बैंक की बात नहीं है। वही तो, जब भी कोई बड़ा डिफॉल्ट होता है तो सिर्फ एक बैंक का नुकसान नहीं होता, पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलते हैं। अगर बैंकिंग का ये लैंडस्केप इतना धुंधला है तो उसमें कीचड़ जमा होना आखिर शुरू कहाँ से होता है? तो देखिए, ये शुरू होता है एक बहुत ही आम सी लगने वाली चूक से, एक सिंपल मिस्ड पेमेंट। जब कोई कर्जदार समय पर अपने लोन की किस्त नहीं चुकाता, बैंकिंग की भाषा में इसे NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। यानी जिस एसेट ने परफॉर्म करना बंद कर दिया हो। सही कहा। सीधी भाषा में ये वो लोन है जिसने बैंक के लिए आमदनी देना बंद कर दिया है। दस्तावेज साफ बताते हैं कि अगर 90 दिन तक इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का भुगतान नहीं होता, पूरे 3 महीने, हाँ 90 दिन लगातार, तो वो लोन सीधा NPA बन जाता है। अच्छा, टर्म लोन्स के लिए तो ये बात समझ आती है, जैसे कार लोन या होम लोन जिसमें हर महीने EMI जाती है। वहां तो ये 90 दिन वाला नियम एकदम साफ है, 3 महीने EMI नहीं आई तो खतरा है। राइट। लेकिन उन बिजनेस वालों का क्या जो वर्किंग कैपिटल लोन्स लेते हैं, जैसे कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट? हाँ, वहाँ सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। वही ना, वहां तो कोई फिक्स EMI होती ही नहीं है। वो लोग तो रोज अकाउंट से पैसे निकालते हैं और डालते हैं। उनके लिए ये NPA का ठप्पा आखिर तय कैसे होता है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यहाँ मैकेनिज्म थोड़ा ज्यादा बारीक हो जाता है। वर्किंग कैपिटल लोन्स के लिए RBI का एक नियम है जिसे आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। आउट ऑफ ऑर्डर? हाँ, अगर कोई कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट लगातार 90 दिन तक अपनी मंजूर की गई लिमिट से बाहर चलता है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। मान लीजिए लिमिट 10 लाख की है और बैंक से 11 लाख निकाल लिए गए हैं। ओ, और ये स्थिति 90 दिन तक बनी रहे? बिल्कुल, तब वो NPA हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड, अगर अकाउंट लिमिट के अंदर ही चल रहा हो, तब मान लीजिए 10 लाख की लिमिट है और उन्होंने निकाले सिर्फ 8 लाख ही हैं, तब तो बैंक सेफ है ना? जरूरी नहीं। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लोग अक्सर यही धोखा खा जाते हैं। अगर लिमिट के अंदर होने के बावजूद लगातार 90 दिन तक अकाउंट में कोई नया पैसा जमा नहीं किया गया है तो खतरा वैसे ही बरकरार है। वेट, सच में? हाँ, या फिर मान लीजिए पैसा जमा तो हुआ पर वो डिपॉजिट इतना कम है कि उससे बैंक का बनने वाला इंटरेस्ट भी पूरी तरह कवर नहीं हो रहा, तब भी उस अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाएगा। अच्छा। एक बार अकाउंट इस हालत में 90 दिन गुजार ले तो बैंक मजबूर है उसे NPA घोषित करने के लिए। तो नियम काफी सख्त है यहाँ। और जैसे ही कोई अकाउंट NPA बनता है तो इसका बैंक के अकाउंट बुक्स पर पहला असर क्या पड़ता है? सबसे पहला असर सीधा बैंक की आमदनी पर होता है। जब कोई लोन NPA बनता है तो बैंक को उस लोन से मिलने वाले इंटरेस्ट को अपनी आमदनी की तरह रिकॉर्ड करना तुरंत रोकना पड़ता है, यानी इनकम आना बंद। हाँ, पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। जो इंटरेस्ट बैंक ने पिछले कुछ महीनों में चार्ज कर लिया था और अपनी किताबों में मुनाफा दिखा दिया था, जो एक्चुअल में उन्हें मिला ही नहीं था, एग्जैक्टली, उन्हें वो इंटरेस्ट अपने प्रॉफिट से रिवर्स करना पड़ता है।
यानी अपनी दिखाई गई आमदनी को काट कर कम करना पड़ता है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी जिम का मालिक अपने उन सदस्यों की फीस को भी अपनी आमदनी मान रहा हो जो पिछले 3 महीने से जिम आई ही नहीं है। हाँ, बहुत सटीक एग्जाम्पल है ये। वो सोच रहा है कि फीस तो आनी ही है और उसने वो पैसे दिमाग में जोड़ भी लिए, और फिर अचानक 90 दिन बाद उसे एहसास हो कि न सिर्फ आगे की फीस नहीं आएगी बल्कि पिछली भी काटनी पड़ेगी। हाँ, जो पिछले 3 महीने की आमदनी उसने पेपर पर दिखा दी थी वो भी उसे इरेज करनी पड़ेगी। बिल्कुल यही होता है। वो पिछली उम्मीद की आमदनी अचानक गायब हो जाती है, जिससे बैंक की बैलेंस शीट एकदम से छोटी दिखने लगती है। पर एक बात थोड़ी अजीब लग रही है यहाँ। क्या बैंक सच में इतने अनजान होते हैं? क्या सीधे 90 दिन बाद उनकी आंख खुलती है कि लोन डूब गया? इतने बड़े सिस्टम में क्या कोई अर्ली वार्निंग नहीं होती? अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि बैंक सो रहे होते हैं। दरअसल इस पूरे सिस्टम में शुरुआती संकेतों को पहचानने का एक फ्रेमवर्क होता है। इसे SMA कहते हैं, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट। इसको एक अस्पताल के ट्रियाज सिस्टम की तरह समझिए। ट्रियाज सिस्टम यानी खतरे का लेवल तय करना। बिल्कुल। अगर किसी का पेमेंट 1 से 30 दिन तक लेट होता है तो उसे SMA 0 कहते हैं। ये समझ लीजिए कि बस एक खांसी है, शायद जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है। अगर पेमेंट 31 से 60 दिन तक लेट है तो उसे SMA 1 कहा जाता है। यहाँ बुखार तेज हो रहा है। और 61 से 90 दिन तक की देरी को SMA 2 कहते हैं। यहाँ मरीज बिल्कुल स्ट्रेचर पर है और ऑक्सीजन की जरूरत है। ओह, तो ये बैंक्स के लिए एक वार्निंग बेल होती है। हाँ, ये एक रेड अलर्ट होता है ताकि वो अचानक 90 दिन बाद शॉक ना हो। जब अकाउंट्स इन SMA कैटेगरीज में आने लगते हैं तो इंटरेस्ट आना बंद होने लगता है और बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसे निम कहते हैं, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। समझ आई बात। तो आमदनी रुकी और इंटरेस्ट का नुकसान हुआ। लेकिन इंटरेस्ट की इनकम का रुकना तो सिर्फ उस चेन रिएक्शन की शुरुआत लगती है मुझे। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे और शायद सबसे भारी हिस्से पर, जिसकी वजह से हम ये पूरी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आप प्रोविजनिंग की बात कर रही हैं? हाँ, प्रोविजनिंग। जब इनकम रुक जाती है तो इस नुकसान की भरपाई का जो ये नियम है, ये आखिर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को तोड़ता कैसे है? ये प्रोविजनिंग एग्जैक्टली है क्या चीज? देखिए, जब भी लोग प्रोविजनिंग शब्द सुनते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि बैंक अपने पास से असल कैश यानी नकद नोट निकालकर किसी दूसरी तिजोरी में सुरक्षित रख रहा है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो कैश वहां नहीं जा रहा? नहीं, प्रोविजनिंग कैश का मूवमेंट नहीं है। ये पूरी तरह से एक अकाउंटिंग एक्सपेंस है। जब बैंक को लगता है कि कोई कर्जा वापस आने में खतरा है, तो उन्हें अपने मुनाफा में से एक हिस्सा उस होने वाले नुकसान के बफर के रूप में अलग रखना पड़ता है। अच्छा, तो अगर मैं इसे अपनी जिंदगी के एक उदाहरण से जोड़ूं, मान लीजिए मैंने अपने किसी दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए हैं। अब मुझे अंदर से आभास हो रहा है कि उस दोस्त की नीयत ठीक नहीं है और वो पैसे शायद वापस नहीं आएंगे। होता है ऐसा अक्सर। हाँ, तो अब मैं अपने बटुए से असली पैसे निकाल कर कचरे में तो नहीं फेंक दूंगी, बल्कि मैं दिमाग में एक मेंटल एडजस्टमेंट कर लूंगी। मैं खुद को समझाऊंगी कि ये पैसे तो अब गए, इनको अपने खर्च में ही जोड़ लो, ताकि मैं अपने बैंक बैलेंस का गलत अंदाजा लगाकर किसी और चीज पर ओवर स्पेंड ना कर दूं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आपका ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। बैंक भी P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बिल्कुल यही दिमागी और कागजी एडजस्टमेंट कर रहा है। राइट। बैंक को सुधार की रकम के एक हिस्से को अपने P&L में एज एन एक्सपेंस दिखाता है और इसमें भी टाइम के हिसाब से कड़े नियम हैं। जैसे जैसे NPA पुराना होता जाता है, बीमारी और भारी होती जाती है। वो किस तरह से? रेट्स बढ़ जाते हैं क्या? हाँ, अगर कोई लोन 12 महीने से कम समय के लिए NPA की कैटेगरी में है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। यहाँ बैंक को अपने मुनाफा का 15 से 25% हिस्सा प्रोविजनिंग के तौर पर अलग रखना पड़ता है। ठीक है, 15 से 25%। और अगर समय 12 महीने से ज्यादा निकल जाए तो हालत डाउटफुल एसेट की हो जाती है। यहाँ 25 से लेकर 100% तक की प्रोविजनिंग लग सकती है। ये इस पर निर्भर करता है कि बैंक ने उस लोन के बदले कोई सिक्योरिटी गिरवी रखी थी या नहीं। और अगर बैंक को पूरी तरह लग जाए कि पैसा अब डूब ही गया है, तब वो सीधा लॉस एसेट बन जाता है और वहां तो पूरे 100% की प्रोविजनिंग करनी ही पड़ती है। यानी पूरे लोन की रकम को आपको प्रॉफिट में से घटा देना होगा। बाप रे! अगर हम इन रूल से थोड़ा बाहर निकलें और सीधा मैथ लगा कर देखें तो आखिर बॉटम लाइन पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए एक आसान सिनारियो से समझते हैं इसको। बिल्कुल, मैथ से तस्वीर साफ हो जाएगी। मान लीजिए कि एक आम बैंक का मूल कामकाज बहुत बेहतरीन चल रहा है।
उन्होंने डिपॉजिट्स लेने और लोन देने से अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया, मान लीजिए लगभग 100 करोड़ रुपए। सब बढ़िया दिख रहा है, लेकिन टेबल के दूसरी तरफ उनके पास खराब लोन्स की एक फाइल रखी है। राइट। और आरबीआई के नियम के हिसाब से उन्हें उन खराब लोन्स के लिए 25 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो इस मैथ का सीधा नतीजा ये होगा कि बैंक का जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट होगा वो 100 करोड़ से गिरकर सीधा 75 करोड़ रह जाएगा। पूरी तरह से सही। और यही वो जगह है जहां प्रोविजनिंग बैंक के मुनाफे को खा जाती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जरा सोचिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब इतना अच्छा है फिर भी बैंक घाटे में या कम प्रॉफिट में जा सकता है सिर्फ इन अकाउंटिंग एंट्रीज की वजह से। ऐसा नहीं लगता कि बैंकों के साथ धोखा हो रहा है? देखिए, पहली नजर में ये छल लगता जरूर है, लेकिन अगर थोड़ा डीपली सोचें तो ये धोखा नहीं बल्कि सच्चाई का आईना है। कैसे? इसको इस तरह देखिए कि अगर बैंक को ये खर्च या प्रोविजनिंग अपने पीएनएल में दिखाने के लिए मजबूर ना किया जाए तो क्या होगा? बैंक अपने आप को एक झूठे मुनाफे के भ्रम में रखेगा। वो पेपर पर 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगा और खुश होकर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी बांट देगा। हाँ, और उस पैसे को आगे फिर से रिस्की लोन्स में बांट देगा। एग्जैक्टली। पर अंदर ही अंदर वो बैंक खोखला हो रहा होगा, क्योंकि वो बैड लोन्स तो वापस आने वाले नहीं है। अगर प्रोविजनिंग ना की जाए तो आगे चलकर जब अचानक डिफॉल्ट का पहाड़ टूटेगा तो बैंक की बैलेंस शीट में इतना बड़ा गड्ढा बन जाएगा जिसे भरना मुमकिन होगा। अच्छा, तो मतलब ये एक सेफ्टी नेट है। हाँ, प्रोविजनिंग उसी झूठे आत्मविश्वास को तोड़ने और हकीकत को सामने लाने का जरिया है। ये करवा गूट है, पर बैंक की सेहत के लिए जरूरी है। बात बहुत पते की है। ये समझ में आता है कि बैंक का प्रॉफिट गिर गया, लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स यहाँ नहीं है। इस गिरती हुई प्रॉफिट का असर एक कदम और आगे जाता है। ये बैंक की सबसे जरूरी नींव पर प्रहार करता है, उनकी पूंजी पर। बिल्कुल, उनके कैपिटल पर। और यहीं से हमारा सामना होता है सबसे बड़े स्ट्रेस टेस्ट से, जिसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CAR कहते हैं। जी हाँ, CAR किसी भी बैंक की मजबूती और उसके जिंदा रहने को नापने का ये सबसे सॉलिड पैमाना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला दरअसल बैंक को उसकी औकात बताता है। इस रेशियो में 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाले हिस्से में होता है बैंक का पूरा कैपिटल, जिसे टियर 1 और टियर 2 कैपिटल कहते हैं, और इसको हम डिवाइड करते हैं नीचे वाले हिस्से से, जो कि रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं, यानी ऐसे लोन्स जिनमें पैसा डूबने का खतरा होता है। ओके। और आरबीआई का इसमें क्या नियम है? आरबीआई सख्ती से कहता है कि किसी भी बैंक का ये रेशियो 9% से कम नहीं होना चाहिए। तो अब इस फॉर्मूला में अपने बैड लोन्स और प्रोविजनिंग का तर्का लगाते हैं। जब खराब कर्जे बढ़ते हैं तो इस रेशियो के साथ एग्जैक्टली खिलवाड़ कैसे होता है? इसे नाम एक दोहरे हमले या डबल वॉर्मिंग की तरह देख सकते हैं। देखिए, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऊपर है यानी कैपिटल और डिनोमिनेटर नीचे है यानी रिस्क। जब नए एनपीए आते हैं तो उनमें डूबने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बैंक का रिस्क वेटेड एसेट यानी डिनोमिनेटर तुरंत बढ़ जाता है। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो रेशियो का रिजल्ट अपने आप छोटा हो जाएगा। सही पकड़ा। तो CAR का गिरना शुरू हो गया। ये हुई एक तरफ से मार, और दूसरी तरफ से वार करती है हमारी वही प्रोविजनिंग। हमने अभी समझा कि प्रोविजनिंग प्रॉफिट को काट देती है। जब नेट प्रॉफिट कम होता है तो बैंक की रिटेन अर्निंग्स भी कम हो जाती हैं, यानी वो मुनाफा जो बैंक अपने पास बचाकर रखता है आगे के लिए। हाँ, और ये रिटेन अर्निंग्स बैंक के टियर 1 कैपिटल का बहुत अहम हिस्सा होती हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा यानी कैपिटल कम हो गया। बिल्कुल, ऊपर वाला हिस्सा सिकुड़ रहा है और नीचे वाला हिस्सा फैल रहा है। इस सिचुएशन में बैंक का CAR एकदम तेजी से नीचे गिरता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए एक मैथमेटिकल सिनेरियो क्रिएट करते हैं ताकि हर सुनने वाले को तस्वीर साफ हो जाए। हाँ, नंबर से जल्दी समझ आएगा। मान लीजिए एक बैंक के पास अपनी तिजोरी में 1000 करोड़ रुपए का कैपिटल है। ठीक है। और उन्होंने मार्केट में जो लोन बांटे हैं, जिन्हें हम रिस्क वेटेड एसेट्स कहते हैं, वो 10,000 करोड़ रुपए हैं। तो सिंपल मैथ कहता है कि 1000 को 10,000 से डिवाइड किया तो रेशियो आया 10%, जो कि आरबीआई की 9% वाली लिमिट से बिल्कुल सेफ है। बैंक आराम से चैन की नींद सो सकता है। राइट। लेकिन अब अचानक इकोनॉमी में झटका लगता है और उनके काफी लोन्स एनपीए में बदल जाते हैं। इन बढ़ते खतरों की वजह से उनका रिस्क वेटेड एसेट यानी नीचे का डिनोमिनेटर
10,000 से बढ़कर सीधा 11,000 करोड़ हो जाता है। और साथ ही कड़ी प्रोविजनिंग की वजह से उनका मुनाफा सफा चट हो जाता है, जिससे उनका कैपिटल जो पहले 1,000 करोड़ था गिरकर सिर्फ 900 करोड़ ही रह जाता है। तो अब कैलकुलेशन ऐसी बनती है, ऊपर 900 करोड़ और नीचे 11,000 करोड़। 900 को 11,000 से डिवाइड करने पर नया कार निकल कर आता है लगभग 8.18%। जो कि आरबीआई की लिमिट से कम है। वही तो, ये तो 9% मिनिमम से सीधा नीचे चला गया। उन्होंने टेस्ट फेल कर दिया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जब कार ऐसी डेंजर जोन में गिर जाता है तो बैंक करता क्या है? उनके पास रास्ते क्या बचते हैं? जब कार 9% से नीचे गिरने लगता है तो बैंक हेडक्वार्टर में अलार्म बजने लगते हैं। बैंक सीधा सर्वाइवल मोड में आ जाता है। उन्हें तुरंत बचाव के तरीके अपनाने पड़ते हैं और इसमें सबसे बड़ा हथियार होता है रीस्ट्रक्चरिंग और अग्रेसिव लोन रिकवरी। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब टर्म्स बदल देना। हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग में बैंक उस परेशान कर्जदार के पास जाता है और लोन की शर्तों में बदलाव करता है। बैंक सोचता है कि लोन पूरी तरह डूबने से बेहतर है कि थोड़ा सहारा दे दिया जाए। जैसे कि वो कहेंगे कि ठीक है, आप इतनी बड़ी ईएमआई नहीं दे सकते, हम ईएमआई आधी कर देते हैं, पर लोन का समय 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर देते हैं, या कभी-कभी नया कैश भी इन्फ्यूज करते हैं ताकि बोरोवर का बिजनेस चलता रहे। यानी किसी भी तरह से अकाउंट को परफॉर्मिंग ही स्थिति में बरकरार रखना। अगर हम अपने सोर्सेज की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक का केस स्टडी बड़ा हैरान करने वाला है। हाँ, पीएनबी का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्च 2023 तक पीएनबी ने अपने एनपीएस के लिए करीब 3,624 करोड़ रुपए की हेवी प्रोविजनिंग की थी। ये तो सीधा उनके प्रॉफिट पर स्ट्राइक था। बिल्कुल, 3,600 करोड़ का हिट बहुत बड़ा होता है। पर इसके बावजूद जब मार्च 2024 की बैलेंस शीट आई तो पीएनबी ने अपना कैर गिरने नहीं दिया, बल्कि उसे 15.97% पर मजबूत बनाए रखा। आरबीआई के 9% के मुकाबले लगभग 16%। आखिर उन्होंने ये किया कैसे? ये होता है प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। जब पीएनबी ने देखा कि मुनाफा खतरे में है तो उन्होंने 2 बड़े कदम उठाए। पहला, उन्हें नया खून चढ़ाना पड़ा, यानी मार्केट से फ्रेश कैपिटल रेज किया, नए शेयर्स या बॉन्ड्स इशू किए। और दूसरा, उन्होंने एग्रेसिव रिकवरी चलाई, यानी पुराने लोन से पैसा निकलवाया। हाँ, ऐसे लोन्स जिन्हें वो सालों पहले लॉस मानकर राइट ऑफ कर चुके थे, उन बोरोवर्स की प्रॉपर्टी बेचकर वहां से कैश निकाला। ये सीधा रिजर्व्स में गया, जिससे कैपिटल वापस ऊपर चला गया। वाह, यानी खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन इस सब में एक डर भी है। अगर बैंक अपना प्रॉफिट और सीआर ठीक दिखाने के लिए सिर्फ किताबों में हेराफेरी करने लगे तो इनको रोकता कौन है? यही वो जगह है जहां रेगुलेटरी ओवरसाइट का किरदार शुरू होता है। इसीलिए हमारे पास आरबीआई है। अगर आरबीआई कड़ी निगरानी ना करे तो सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। तो आरबीआई इस बीमारी को दूर रखने के लिए दरअसल करता क्या है? उनका सबसे बड़ा हथियार में CRILC, यानी सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। एक समय था जब कोई बड़ा बिजनेसमैन एक बैंक में डिफॉल्ट करता था और फिर चुपके से दूसरे बैंक जाके नया लोन ले लेता था, क्योंकि बैंक्स आपस में डेटा शेयर नहीं करते थे। बिल्कुल। पर अब CRILC एक ऐसा सेंट्रल डेटाबेस है जहां 5 करोड़ से ऊपर के सारे लोन्स का लाइव रिकॉर्ड होता है। अगर कोई बोरोवर एक जगह गड़बड़ करता है तो बाकी सारे बैंक्स को तुरंत रेड फ्लैग दिख जाता है। इसके अलावा आरबीआई विलफुल डिफॉल्टर्स पर कड़ी नजर रखता है, जो जानबूझकर पैसे दबाकर बैठे हैं। इनको नए लोन लेने से ब्लॉक कर दिया जाता है। सही बात है। और इन सब के बाद एक ऐसी टर्म आई थी दस्तावेजों में जिसने मुझे पढ़ते वक्त थोड़ा उलझा दिया था, सिक्योरिटाइजेशन की प्रक्रिया। सिक्योरिटाइजेशन? अगर मैं इसको ठीक से समझी हूँ तो जब किसी बैंक के पास बहुत सारे खराब लोन्स जमा हो जाते हैं तो वो खुद उनके पीछे भागने की बजाय उन सारे टॉक्सिक लोन्स को एक बंडल में पैक करते हैं, उस पे एक नया लेबल लगाते हैं और इसे किसी एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल को बेच देते हैं। हाँ, मुद्दा यही है। बैंक अपना रिस्क एसपीवी को दे देता है और बदले में अपफ्रंट कैश ले लेता है। इससे बैंक की बैलेंस शीट एकदम साफ दिखने लगती है। लेकिन यहां भी बैंक एक चाल चलते हैं। वो इस एसपीवी को बेचते वक्त एक लिक्विडिटी फैसिलिटी यानी इमरजेंसी कैश बैकअप फंड भी देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर लोन वापस नहीं आए तो एसपीवी उस फंड से ईएमआई चुकाता रहेगा और सब ठीक दिखेगा। ये तो गलत बात है। बैंक ने अपने ही बैड लोन्स को कवर करने के लिए अपने ही पास से बैकअप रास्ता दे दिया। फिर आरबीआई इस पे लगाम कैसे लगाता है? आरबीआई यहां कहता है कि अगर उस एसपीवी ने तुम्हारी लिक्विडिटी फैसिलिटी का पैसा इस्तेमाल किया और 90 दिन तक उस पैसे को बैंक को वापस नहीं लौटाया
तो बैंक को उस पूरी फैसिलिटी को ही एनपीए घोषित करना पड़ेगा। ओह वाओ! देखिए, मैं इसको एक अलग नजरिए से देखती हूँ। आरबीआई यहाँ एक स्ट्रिक्ट स्कूल प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है। कैसे? जब स्टूडेंट्स यानी यहाँ हमारे बैंक्स फेल होने से बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं, जैसे अपना गंदा होमवर्क किसी एसपीवी के माथे मढ़ देना, तो प्रिंसिपल उन्हें पकड़ लेता है। प्रिंसिपल सीधा कहता है, तुम चाहे इस खतरे को जो भी नया नाम दे दो, अगर तुम्हारा दिया पैसा 90 दिन तक वापस नहीं आया तो तुम फेल ही माने जाओगे। हाँ, बिल्कुल। और इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो उनका अपना पैसा नहीं है, वो देश के आम लोगों की कमाई है। यही सख्त नियम उस जनता के पैसे को डूबने से बचाते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटें तो बात ये निकल कर आती है कि एक लोन की छोटी सी किस्त अगर 90 दिन तक न भरी जाए तो वो एक भयानक चेन रिएक्शन शुरू करती है। पहले इंटरेस्ट इनकम रुकती है, फिर प्रोविजनिंग के नाम पर मुनाफा कम होता है और अंत में सीएआर गिरने से बैंक का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। हालांकि पीएनबी जैसे बैंक दिखाते हैं कि प्रोएक्टिव मैनेजमेंट से इसे ठीक किया जा सकता है। सही कहा। और ये मैकेनिज्म समझना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखता है। बिल्कुल। और अपनी चर्चा के अंत में मैं एक नया विचार आप सबके लिए छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने देखा कि बैंक जब खतरे में आते हैं तो वो रीस्ट्रक्चरिंग का सहारा लेते हैं ताकि लोन परफॉर्मिंग दिखें। लेकिन जरा इस तस्वीर को बड़ा करके सोचिए, अगर कभी देश में बड़ा आर्थिक संकट आ जाए और हर बड़ा बैंक बस अपनी किताबों को साफ दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर सिर्फ लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग करने लगे, तो क्या सिस्टम दरअसल ठीक हो रहा है, या फिर हम सब मिलकर एक बहुत बड़े फाइनेंशियल बॉम्ब को बस कुछ सालों के लिए आगे धकेल रहे हैं? क्या हमने समय खरीदा है या खतरे का टाइमर बढ़ाया है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।